नमस्कार, मैं महेश कुमार न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के संबंध में। तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुआ, उसका पृष्ठभूमि क्या था, अर्थात किस तरह से उसकी स्थापना की गई, साथ ही साथ उसका योगदान क्या रहा। हम अभी देखेंगे 1913-14 तक, स्थापना से लेकर के 1913-14 तक उसकी गतिविधियां देखेंगे, और अगला वीडियो में फिर देखेंगे हम आगे क्या क्या उसकी गतिविधियां रहती है। तो देखते हम लोग है किस पृष्ठभूमि क्या रही, इसका गठन की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड में यह था कि आप पढ़े होंगे आप कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके लिए यदि किसी को दोषी ठहराया जाता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिमों को 1857 के बाद मुस्लिम के प्रति ब्रिटिश सरकार दमन का नीति अपनाया, विरोध का नीति अपनाया। लेकिन जैसे ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पॉपुलर होना शुरू होता है, राष्ट्रवाद एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में उभार होने लगता है और राष्ट्रवाद का एक मंच का रूप धारण कर लेता है और राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होने लगता है। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए जिस मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सरकार ने एक दुश्मन के रूप में देखा था 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा आरंभ में, अब उसके साथ नरम रुख अपनाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास किया ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इसी क्रम में उस समय जो भारत के वायसराय मिंटो थे, अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ तथा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड से यह इच्छा जाहिर की कि हम मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं। तो इस भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय तथा मुस्लिमों के बीच में जो मीडिएटर का काम किया था डनलप स्मिथ और आर्कवाल्ड ने किया था, और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिमों के बीच में एक सेतु अर्थात दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए, संबंध को बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल, और वह हायर मिडिल क्लास था, उच्च मध्य वर्ग के मुस्लिम थे, शिमला में जाकर के मिले। तो आपको यहाँ से याद करके रखना है, या पूछा भी गया है हाल के एग्जाम में, कि ब्रिटिश सरकार, भारत में ब्रिटिश सरकार या भारत के वायसराय तथा मुस्लिमों के बीच में इनमें से कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज व्यक्ति थे जिसने मीडिएटर का काम किया था। वो था वायसराय का निजी सचिव डनलप स्मिथ और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड ने किया था। और यह प्रतिनिधिमंडल, मुस्लिमों का प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में भारत के वायसराय से मिला। आप यह जानते हैं कि शिमला क्या था, शीतकालीन राजधानी थी ब्रिटिश सरकार का। और इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के वायसराय से मुस्लिमों के हितों के संरक्षण की मांग की, और इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव पड़ती है। अगला जो देखेंगे हम लोग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना
बहुत बार पूछा हुआ है, जो हम बतलाए हैं वो भी पूछा गया है। डेट के साथ आपको याद करके रखना है, क्योंकि अभी के एग्जाम में डेट के साथ पूछा जाता है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह ने किया था। संस्थापक सलीमुल्लाह थे और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। स्थान कहाँ था? ढाका था। और इसके प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों का संरक्षण करना। आगे देखते हैं। जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, पहले इसका नाम उन्होंने सुझाया था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था गठन करने का नाम सुझाया था, लेकिन इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किया गया। पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से है कि मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता कौन थे? बीपीएससी में पूछा गया है सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, मुश्ताक हुसैन। यह पूछा गया है आपसे बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वह मुस्लिम बहुल था। मुस्लिम लीग का 1908 में अमृतसर में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है और इस मांग को मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को के लिए प्रावधान की जाती है। यह बहुत बार पूछा जाता है, अब पूछा गया है। 1913 में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल होते हैं। 1913 में ही मुस्लिम लीग स्वराज हासिल करना अपना लक्ष्य घोषित करता है। 1912-13 में जब तुर्की और बाल्कन राष्ट्रों के बीच में युद्ध शुरू होता है, तो तुर्की की सहायता के लिए डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में 1913 में एक मेडिकल मिशन भेजा जाता है। इस तरह से हम लोग 1913 तक के गतिविधि को देखें। मुस्लिम लीग का पृष्ठभूमि किस तरह से स्थापना हुई, फिर संस्था के बारे में पर कब स्थापना हुई, अमृतसर अधिवेशन के बारे में देखें हम लोग, फिर उसकी राजनीतिक गतिविधियां देखें, तुर्की मिशन के संबंध में देखें। ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, अब पूछा जाता है, भविष्य में भी पूछे जाएंगे आपको। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है 1916 में, और यह जान लीजिएगा आप, क्योंकि लखनऊ में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता है और कांग्रेस का भी अधिवेशन होता है। एक लखनऊ एक ऐसा स्थान है जहां दोनों संगठन का सम्मेलन होता है और इस तरह से दोनों के बीच में समझौता होगा। उस समय लखनऊ जो समझौता होता है, उस समय मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष आगा खां तृतीय था। अगला जो मुस्लिम से संबंधित संगठन आपका है अहरार आंदोलन है। यह राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन था और यह अहरार आंदोलन 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। और इस आंदोलन के नेता थे आपका मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां। ये सब नेता सब का नाम याद करके रखिएगा। कब शुरू हुआ अहरार आंदोलन, ये याद करके रखना आपको है। आगे चल कर राजद्रोह सभा कानून 1906 में पारित की जाती है। इसका उद्देश्य था ऐसी सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाना था जो सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाता हो। आगे भारतीय प्रेस अधिनियम
10 में लाई जाती है और इसके तहत ऐसे समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जाती है और उसके संपादक को सजा देने की बात कही जाती है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो। आगे राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में लाई जाती है। इस अधिनियम के द्वारा जो सरकार के विरुद्ध कोई भी सभा पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है जो सरकार के विरोधी हो। इसी अधिनियम के आधार पर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आगे चल करके दिल्ली दरबार की आयोजन की जाती है 12 दिसंबर 1911 को। उस दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी शामिल होती है। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, भारत सचिव मॉर्ले था। ये सब याद करके रखना आपको है। उसमें घोषणा की जाती है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा को अलग किया जाएगा, असम को एक नया प्रांत बनाया जाएगा और इसमें सिलहट को शामिल कर दिया जाएगा। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी होगी। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली ब्रिटिश प्रांत का राजधानी बनता है और 1912 में बिहार उड़ीसा के साथ एक अलग प्रांत बना। इस तरह से हम लोग देखें मुस्लिम लीग, अहरार आंदोलन और छोटे छोटे कानून के बारे में पढ़े, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़े। फिर एक नया वीडियो लेकर के आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। फिर मिलेंगे हम अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।